एवरीवन वेलकम अगेन गाइस। सो फाइनली आज हम डिस्कशन करेंगे मैकडॉनलाइजेशन एंड इट्स फैक्ट्स के ऊपर। सो मैकडॉनलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, किसने दिया, कहाँ से आया, क्यों आया, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज़ इन आवर कोर्स। तो आज वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया हुआ है, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको हमारा सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना होगा। अब वाई आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी लेक्चर में आपको इसी मेंबरशिप ग्रुप में आपको ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यूज और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो प्रोवाइड होंगे। देखो, इस तरह की चीज़ें पहले जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में नहीं एडअप हुई थी, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टेस्ट अभी स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट टॉपिक वाइज साथ साथ में। बट जैसे ही हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है, उसके बाद फुल फ्लेज जो टेस्ट है, पहले यूनिट वाइज, देन उसके बाद पूरे 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, पेपर्स होंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट। सो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ग्रुप ज्वाइन करना। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 पे करना है। और जितने भी बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे दिख रहा है जो नंबर है 7006332724, इस पे आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या सिंपल मुझे कॉल कर सकते हो। आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैकडॉनलाइजेशन। सो एक बहुत कॉमन सा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले, वो है मैकडॉनल्ड। आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग वाकई में इस चीज़ से, मैकडॉनल्ड क्या है। मैकडॉनल्ड एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पर अब जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है, बर्गर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आप सबको सुपरवाइज़र मतलब एग्ज़ाम में, कि इस कंसेप्ट को एडअप कर दिया। एक सोचने वाली चीज़ है, दिमाग लगाने वाली, कि अब एग्ज़ाम में बर्गर का क्या काम है या बर्गर बनाने वाले का क्या काम है। एक्चुअली हमने उनके बारे में नहीं पढ़ना। ये मैकडॉनल्ड जो चीज़ है, मैकडॉनल्ड जो कंपनी थी या मैकडॉनल्ड को जिन्होंने बनाया, मैकडॉनल्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था। और वो प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिन्होंने इस सोसाइटी को जो है ना, वो मतलब मैकडॉनल्ड उन प्रिंसिपल्स की वजह से इतना ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आज हर एक कंट्री में यू विल गेट एंड यू विल फाइंड द आउटलेट ऑफ मैकडॉनल्ड। तो वो क्या क्या रीज़न थे, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनकी वजह से मैकडॉनल्ड इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया, वो चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें मैकडॉनलाइजेशन में। ओके, अब क्लियर हुआ कि मैकडॉनल्ड क्यों है इसका नाम और ये क्या है कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैकडॉनल्ड जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया था जॉर्ज रिट्जर ने। उनकी एक बुक थी मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1993 में। ओके, सो ये जो वर्ड है ये उन्होंने डेवलप किया है। आपने याद क्या करना है कि पहले तो ये जॉर्ज रिट्जर जिन्होंने कंसेप्ट दिया और किस बुक में दिया था, मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और कब दिया था, 1993 में। ओके, अब इसमें था क्या, क्यों उन्होंने कंसेप्ट दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर रिट्जर मैकडॉनलाइजेशन बिकम मैनिफेस्टेड व्हेन सोसाइटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो एक्चुअली रिट्जर ने मैकडॉनलाइजेशन के ऊपर गौर करना, एक क्लियरली देखना शुरू किया कब, जब सोसाइटी ने एक फास्ट फूड कंपनी को, जो एक रेस्टोरेंट था, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जब अडॉप्ट किया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे मैकडॉनलाइजेशन के बारे में बताया है कि मैकडॉनलाइजेशन जो है एक रिकन्सेप्चुलाइजेशन है। मतलब एक कंसेप्ट जो था उसको रिकन्सेप्चुलाइज किया। कौन कौन से, किस कंसेप्ट को, एक रैशनलाइजेशन को और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ओके, इन दोनों जो चीज़ें थी, जो कंसेप्ट थी, इनको रिकन्सेप्चुलाइज किया था मैकडॉनलाइजेशन ने। सो where Max Weber used a model of bureaucracy to represent the direction of this changing society, Ritzer see the fast food restaurant as a more represent contemporary paradigms. देखो,
अब ये जो अब नेक्स्ट बात करता है इसमें कि मैक्स वेबर, जो कि खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। सो उन्होंने उस टाइम पे अपने टाइम पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी ब्यूरोक्रेसी को लेके, एक मॉडल तैयार किया था ब्यूरोक्रेसी को लेके, जिसमें उन्होंने एक डायरेक्शन बताई थी, रिप्रेजेंट की थी ऑफ दिस चेंजिंग सोसाइटी की। अब उनका कंसेप्ट क्या था ब्यूरोक्रेसी? एज यू नो कि ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर, टॉप लेवल आईएएस ऑफिसर, जो लोग वर्क करते हैं, जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो अब उसमें क्या होता है एक्चुअली, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लॉज या कुछ इस तरह के रूल्स वगैरह बनाते हैं कि सोसाइटी में जितने भी स्टेजेस हैं, अब आप पता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टेजेस हैं, यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है, हर चीज़ में डिफरेंसेस है, हर चीज़ में हायरार्की है। तो उनका जो प्राइमरी वर्क रहता है वो यही है कि वो इस तरह से रूल रेगुलेशंस क्रिएट करें ताकि जो सोसाइटी है वो हार्मनी और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव कर सकें, अच्छे रास्ते पे, एक ऑर्गेनाइज्ड रास्ते पे चल सके। तो उन्होंने मैक्स वेबर ने उस टाइप पे ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, इसका कंसेप्ट दिया था। और रिट्जर ने उस टाइम पे उनको वो कहते हैं ना काउंटर करने के लिए उन्होंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया, रिप्रेजेंट किया। क्योंकि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो बहुत बड़े लेवल पे मैकडॉनल्ड को एक्सेप्ट कर रही थी। ओके, सो अब क्या रीज़न थे, वो क्यों एक्सेप्ट कर रही थी, हम वो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो देखो, अब मैकडॉनलाइजेशन को क्यों रिट्जर ने इसको पढ़ा या इसको देखा या इसके ऊपर थ्योरी दी। अब उसने देखा कि एक बहुत बड़े लेवल पे जो सोसाइटी है वो मरे जा रही है इन चीज़ों के ऊपर, इस मैकडॉनलाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट करके वो एक्चुअली सही जगह पे नहीं जा रही, वो गलत ट्रैक पे जा रही है। आई मीन टू से कि देखो, अगर मैं इंडिया की या फॉरेन की बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो कोलेस्ट्रॉल हो गया या बाकी हार्ट प्रॉब्लम्स को लेके हो गया। सो फास्ट फूड में ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है कोलेस्ट्रॉल्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। सो लेकिन ये जो मैकडॉनल्ड था, इसकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग इस तरह से इन्होंने की थी उस टाइम पे, और इवन कर भी रहे हैं कि लोग जो होते थे वो कहते हैं ना मजबूर हो जाना किसी चीज़ के लिए, तो वो मजबूर हो जाते थे उसको खाने के लिए, उसके एडिक्टेड होने के लिए। तो एक्चुअली उस टाइम पे यूएसए हो गया या न्यूयॉर्क हो गया, ये सारी कंट्रीज जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एडिक्टेड हो चुकी थी मैकडॉनल्ड्स के। ठीक है, अब मैकडॉनल्ड की क्यों एडिक्टेड हो गई थी वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड को छोड़ के, अगर हम कहीं पे जाते हैं सपोज़ किसी और रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ऑर्डर के बाद हमें वेट करना पड़ता है, मे बी आधा घंटा हो जाए या थोड़ा कम, मे बी मिनिमम हाफ आवर आपको वेट करना पड़ता था। लेकिन मैकडॉनल्ड एक ऐसी जगह थी, देखो ये फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था, जिस वजह से आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता था। तो यही एक बहुत बड़ी रीज़न थी। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है मैकडॉनलाइजेशन का, ये बेसिकली हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ना, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है इसके 4 प्रिंसिपल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर एक्चुअली ये जो मैकडॉनल्ड जो था ये बेस था। इन प्रिंसिपल्स को इसने फॉलो किया था, और इन्हीं प्रिंसिपल के फॉलो करके जब वो सक्सेस हुआ तो उस टाइम पे रिट्जर ने उस ईरा को, उस टाइम को एक नाम दिया था मैकडॉनलाइजेशन। ओके, सो अब हमने पढ़ना क्या क्या है इसमें, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हाईलाइटेड है मैकडॉनलाइजेशन में। वो पहला तो आ गया आपका एफिशिएंसी, दूसरा आ गया कैलकुलेटिबिलिटी, देन प्रेडिक्टेबिलिटी, देन उसके बाद कंट्रोल। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे एक्चुअली जिनके ऊपर मैकडॉनल्ड जो था वो बेस था। और अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे, सो सबसे पहले जो हम पहले प्रिंसिपल की बात करें एफिशिएंसी की। देखो, इन्होंने स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो
ये जो कंसेप्ट है ना चारों के चारों, ये सारे के सारे एक ह्यूमन माइंड को पढ़ के उनको काउंटर किया गया कि एक इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह से मतलब क्या चीज़ें एक इंसान का दिमाग को अट्रैक्ट करती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चार कंसेप्ट में वही चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आती है एफिशिएंसी की। देखो यहाँ पर आपको कम समय में मतलब सिर्फ जाना और विद इन फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स में आपको चीज़ प्रोवाइड की जाए तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाना पसंद करोगे। तो एफिशिएंसी में क्या था कि उन्होंने ऑप्टिमल मेथड्स को अडॉप्ट किया फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। मतलब कि एक फास्टेस्ट वे बना दिया फ्रॉम हंगर टू बीइंग फुली, मतलब भूखी से पूरे पेट को भरने में, मतलब एक फास्टेस्ट वे जो था उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे किया मैं बताता हूँ। उन्होंने एक्चुअली एफिशिएंसी का मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी, उसको इंक्रीज़ करना। उन्होंने ऑप्टिमल मेथड को यूज़ किया कि किस तरह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ की जाए। तो उसमें क्या होता था कि जो कैंडिडेट होता था, जो एक पर्सन होता था, उसको सारा वर्क नहीं करना पड़ता था। मतलब सपोज एक बर्गर बनाना है तो एक इंडिविजुअल पर्सन वो पूरा वर्कआउट नहीं करता था, उसका एक पर्टिकुलर वर्क होता था। और जब वो सिंगल वर्क कर रहा है और रिपीटेड वर्क कर रहा है तो वहाँ पर क्या होता था, कंजप्शन ज़्यादा होती थी, टाइम कम यूज़ होता था। ठीक है, तो वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल था उनका वो था एफिशिएंसी, ताकि हर एक इंसान जो है उसको फास्टेस्ट विद इन टाइम जो है वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। ओके, पहला हो गया एफिशिएंसी। अब बात करेंगे हम कैलकुलेटिबिलिटी। अब कैलकुलेटिबिलिटी क्या होता है, सपोज आप मैकडोनल्ड के अंदर जाते हो तो वहाँ देखते हो कि एक 100 का बर्गर है, एक 150 का बर्गर है। 100 का जो बर्गर है उसका साइज़ ठीक है और जो 150 का है उसका साइज़ जो है वो बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, देखो जब हमारा एक इंसान का माइंड होता है, एक ह्यूमन माइंड, जो वेव्स होती हैं वो एक्चुअली अट्रैक्ट होती हैं ज़्यादा के लिए। ओके, मतलब मैकडोनल्ड वाले क्या करते हैं, दे सर्व एंड दे फोकस ऑन द क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। ओके, तो कैलकुलेटिव जो प्रिंसिपल था उसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिफिएबल, मतलब सेल्स को लेके होना चाहिए, उसकी सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, रादर दैन सब्जेक्टिव, मतलब टेस्ट उसमें चाहे हो या ना हो, मतलब न्यूट्रिशन उस तरह का हो या ना हो, बट उसकी जो सेल है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब वही हो गया ना, मतलब साइज़ वाला। तो हम एक ह्यूमन माइंड को स्टक करते हुए उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ये चीज़ बनाई थी, एक प्रिंसिपल जो था कैलकुलेबिलिटी का। तो अब इसमें क्या होता था कि मैकडोनल्ड ने यहाँ पे कहता है कि उन्होंने एक नोशन को डेवलप किया जिसमें क्वांटिटी इक्वल्स क्वालिटी, जिनमें उन्होंने क्वांटिटी को बराबर कर दिया क्वालिटी के, एंड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज द सेम एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब वो एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते थे कस्टमर्स को एक कम टाइम में और सेम क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ। ओके, और ये जो चीज़ थी, एंड दिस अलाउ पीपल टू क्वान्टिफाई हाउ मच दे आर गेटिंग वर्सेस हाउ मच दे आर पेइंग। तो ये एक चीज़ थी जो उनको अलाउ करती थी कि वो उनको क्वान्टिफाई, मतलब क्वांटिटी में कितना मिल रहा है ज़्यादा और वो पे कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें यही होता था कि वो ज़्यादातर फोकस करते थे सेल्स पे, ज़्यादातर फोकस करते थे क्वांटिटी पे इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। तो समझ आ गया आपको, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो स्ट्रक्ट होता है क्वांटिटी को लेके, जहाँ पे ज़्यादा होगा वो वहीं पे जाएगा रादर देन क्वालिटी। ठीक है, सो ये था सेकेंड प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी जो वर्ड है वो आप पता लग ही गया होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो सपोज़ एक मैकडोनल्ड जम्मू में है, एक मैकडोनल्ड कश्मीर में है, तो जो चीज़ आपको जम्मू में मिलेगी ना, जैसा साइज़ जैसा टेस्ट वैसा ही सेम आपको वहीं पे मिलेगा। तो मैकडोनल्ड वालों ने क्या किया, इनको पता था कि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है वो प्रेडिक्शन के ऊपर वर्क करता है।
तो उन्होंने सेम चीज़ रखी। मतलब कि एक ह्यूमन में देखो, माइंड में ये प्रिडिक्शन रहती है कि आप कहीं पे भी किसी भी मैकडोनल्ड में जाओ, आपको विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आपको सर्विस मतलब जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो मिल जाता, आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी उन्होंने हर जगह पर सेम कर दी, ताकि एक इंसान को अगर वो किसी एक जगह पे कोई चीज़ देखता है तो उनको कहीं और मतलब सपोज कहीं और जाते हैं तो उनको वही सेम चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म सर्विस, मतलब एक जैसी जो स्टैंडर्ड है वो, और मतलब एक जैसी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स दैट नो मैटर वेयर अ पर्सन गोज दे विल रिसीव द सेम सर्विस एंड रिसीव एज द प्रोडक्ट एज। मतलब कि प्रेडिक्टिविटी का मतलब ये है कि एक इंसान मतलब कहीं पे भी जाए उसको सेम सर्विस और सेम प्रोडक्ट जो है वो हर टाइम या हर जगह मिले। व्हेन इंटरेक्टिंग विद द मैकडोनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब भी वो मैकडोनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करे दे विल करती सेम सर्विस एंड सेम प्रोडक्ट एट एवरीवेयर। ओके, समझ आ गई प्रेडिक्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल जो था वो था कंट्रोल। मतलब कि मैकडोनलाइजेशन इनका एक दे वांट टू रिप्लेस द ह्यूमन resources, they want to replace human resources by non human technology. Why? Because they want more production in less time. Understand? मतलब कि उनका जो मेन जो मोटिव था उस टाइम पे वो यही था कि जो ह्यूमन सोर्सेज को रिप्लेस किया जाए बाय नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, सेल्स और ज़्यादा बढ़ सके विद इन लेस टाइम। सो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली जो मैकडोनलाइजेशन को, जिसने मैकडोनल्ड को सक्सेस बना दिया उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या अभी भी सक्सेसफुली है, क्योंकि ये हर एक कंट्री में यू विल फाइंड द आउटलेट ऑफ मैकडोनलाइजेशन। सो उस टाइम पे ये जो कंसेप्ट था मैकडोनलाइजेशन का, तो ये दिया था रिटजन, जॉर्ज रिटजन ने। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं यही हैं बेसिक मैकडोनलाइजेशन के, जो आपने पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, so with this 4 principle of food industry strategy which is rational within a narrow scope can lead to outcome that are harmful to। देखो कहते हैं कि इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स जो थे फास्ट फूड इंडस्ट्री की एक स्ट्रैटेजी थी जो रैशनल थी, एक नैरो स्कोप के अंदर, जिसने लीड किया विच लीड टू आउटकम्स और वो हार्मफुल थे या इररेशनल थे। ऑब्वियसली मतलब कि जब आप ज़्यादा यू आर फोकसिंग ऑन दी क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, सो नो डोंट वरी, मतलब नो वरी एंड नो डाउट जो सेल्स होगी या उसका जो सेल्स या प्रॉफिट होगा दैट विल बी एट अ गुड लेवल, एट अ हायर लेवल, बट सम टाइम जो आउटकम होगा दैट मे बी वेरी हार्मफुल एंड इररेशनल। As this process spread to other parts of society, modern society, new society, cultural society, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस था ना, ये धीरे धीरे अदर पार्ट्स जो हैं सोसाइटी में वहाँ पर भी ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे सोसाइटीज़ न्यू सोशल कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रिएटेड, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में न्यू सोशल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो क्रिएट हुए। फॉर एग्जांपल एज मैकडोनल्ड एंटर कंज्यूमर यूनिफॉर्म कल्चर हॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से बाद में ये चीज़ें जो थी ये स्टार्ट होने, इनफैक्ट ये जो सोसाइटी के पार्ट में भी ये प्रिंसिपल जो थे ये फॉलो होने लगे। तो दैट्स वाई दिस कंसेप्ट कम इन टू एग्जिस्ट। एंड व्हाट इज़ दैट कंसेप्ट? दैट इज़ मैकडोनलाइजेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैकडोनलाइजेशन अब क्या है, क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, दैट्स ऑल आर रिलेटेड विद द सोसाइटी। सो मतलब दैट्स ऑल आर रिलेटेड विद द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज मेड ऑफ पीपल। सो मैकडोनलाइजेशन दैट्स आल्सो अ कंसेप्ट विच इज़ प्रिवेल्ड इन सोसाइटी, राइट। सो एक वो उस टाइम पे कौन से ऐसे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, 4 ऐसी चीज़ें थी, 4 ऐसे प्रिंसिपल थे जिन्होंने मैकडोनल्ड को एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा दिया। और इवन वो बाद में सोसाइटी के पार्ट्स में भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। तो वो उन चीज़ों की डिस्कशन जो है वो इसमें की गई है मैकडोनलाइजेशन में। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पैक्ट के लिए बोला है कि इम्पैक्ट जो है मैकडोनलाइजेशन का इज़ दैट स्टैंडर्ड कैन बी मोर एक्यूरेटली सर्टेन। मतलब कि जो इसका जो इम्पैक्ट है
स्टैंडर्ड इज दैट स्टैंडर्ड्स जो होता है किसी भी चीज़ का लगा लो आप, उसको हम मोर एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं, इवन असिस्ट कर सकते हैं। देखो अब कैसे, देखो ना, जब आपके पास एफिशिएंसी है, आप प्रिडिक्टेबल हो किसी चीज़ के लिए, इवन यू हैव अ कंट्रोल, तो ऑब्वियसली आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, तो आप उसको एक्यूरेटली सेट कर सकते हो और उसको असिस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 4 प्रिंसिपल्स। ओके, सो इट कैन बी इजली असेन दैट हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट शुड गो इन ईच एक्टिविटी। मतलब ये पहले से पता होता है और इजली पता लग जाता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा हर एक एक्टिविटी में। तो ये जो नेक्स्ट कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है कैन बी अप्लाइड टू मैनी अदर सर्विसेज सच एज हेयर ड्रेसिंग, डेंटिस्ट्री या ऑप्टिशियन सर्विसेज। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बाकी जो सर्विसेज हैं वहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती हैं। सो ये था इसका इम्पैक्ट भी। और नेक्स्ट जो है ये कुछ देखो वो जो प्रिंसिपल्स थे वो मैकडोनलाइजेशन में तो उन्होंने तो अडॉप्ट किए बट उसके बाद सोसाइटी के पार्ट्स में भी होने लगे। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मैकडोनलाइजेशन हैज़ आल्सो इफेक्टेड हायर एजुकेशन सिस्टम। मतलब अब हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से जो मतलब इन्फ्लुएंस था मैकडोनलाइजेशन का, मतलब कैसे वो 4 प्रिंसिपल्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया हायर स्टडीज़ में, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया। देखो पहला एफिशिएंसी आ गया है, मतलब कंप्यूटर ग्रेडेड एग्ज़ाम्स। जो कंप्यूटर ग्रेडेड जो एग्ज़ाम थे उन्होंने क्या किया कि जो लिमिट थी अमाउंट ऑफ टाइम सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन टू गेट दिया, मतलब अमाउंट जो टाइम एक नेसेसरी था, ज़रूरी था इंस्ट्रक्टर के लिए टू ग्रेड देयर स्टूडेंट सॉरी, तो वो उसको लिमिट कर दिया। ठीक है, मतलब कि एफिशिएंसी मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, सॉरी विद इन लेस टाइम प्रोडक्टिविटी जो थी वो ज़्यादा होने लगी। दैन उसके बाद आ गया कैलकुलेबिलिटी, मतलब लेटर ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज आर यूज्ड एंड कैलकुलेटिव टू मेजर अ स्टूडेंट सक्सेस ओवर द कोर्स ऑफ देयर। मतलब ये जो लेटर ग्रेड्स जो थे और ग्रेड पॉइंट एवरेज जो थे वो यूज़ होने लगे एंड उसको मतलब एक स्टूडेंट की जो सक्सेस रहती है उस एकेडमिक कोर्स में या एकेडमिक करियर में, तो वो मेजर होने लगी किसके थ्रू, लेटर ग्रेड या ग्रेड पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट जो था वो प्रिडिक्टेबिलिटी। तो इसमें यह था कि कोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट हैव बिकम मोर स्टैंडर्डाइज अमंग यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो कोर्स की जो अवेलेबिलिटी थी और रिक्वायरमेंट जो थी वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो गई यूनिवर्सिटीज़ में एंड मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड सिमिलर कोर्स एंड कंटेंट। और ये ट्राई किया गया कि एक सिमिलर और सिमिलर कोर्स और जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किए जाएँ डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड सिमिलर कोर्स एंड कंटेंट एट डिफरेंट लोकेशन। नेक्स्ट आता है कंट्रोल, कि कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड वेरी स्पेसिफिकली एंड मस्ट मीट सर्टन रिक्वायरमेंट एंड फॉलो सर्टन गाइडलाइन। मतलब कि जो कोर्सेज रहते हैं वो बड़ी स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड किए जाए और जिस तरह से वो हर एक रिक्वायरमेंट के साथ मीटअप करें और जितने भी सर्टन जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। तो कोर्स बिगिन एंड एट द सेम टाइम ऑन द सेम प्री डिटरमाइंड डेज। और जो मतलब कोर्स हैं वो स्टार्ट और एंड मतलब सेम टाइम पे हो, जो भी उन्होंने सेम डिटरमाइन पहले से जो प्री डिटरमाइन किया हो डेज को, वो उसी डेट पे स्टार्ट हो और उसी पे ख़त्म हो एंड लास्ट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वीक्स। और मतलब जितने वीक्स उन्होंने स्पेसिफाइड किए हों उतने ही वीक तक वो चलें। ओके, सो बेसिकली देखा जाए इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, तो मतलब ये जो 4 कंसेप्ट हैं, ये 4 कंसेप्ट के थ्रू मतलब जितने भी पार्ट्स रहे हैं या जितने भी फील्ड्स रहे हैं उनमें हर एक लेवल पे चेंजेस आना शुरू हो गए। अब चेंजेस किस किस लेवल पे आई वो आपको पता लग ही गया कि एफिशिएंसी क्या, उसका क्या मतलब है, उस तरह से कैलकुलेबिलिटी जो मैंने प्रेडिक्टेबिलिटी एंड उसका कंट्रोल, मतलब इन 4 फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सोसाइटी में वहाँ पे भी जो चेंजेस आई वही उसके इम्पैक्ट से। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब ये क्या है। सो फाइनली थैंक यू सो मच, दिस इज सतीश, बाय।